BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे साहित्य अनुवाद एक परिचय। साहित्य अनुवाद का मतलब होता है कि जो कविताएं होती हैं, कहानी होते हैं, इनका जो अनुवाद किया जाता है इन्हीं को साहित्य यानी जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर में जो सारा अनुवाद किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साहित्य अनुवाद बोला जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो साहित्य जो आपका अनुवाद है, साहित्य अनुवाद में कौन कौन सा पॉइंट रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा तो सबसे पहले देखिएगा आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा साहित्य अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप बताइए। दूसरा जो आपका रहेगा साहित्य की विधाएं 4.5, फिर नेक्स्ट रहेगा आपका 4.6 साहित्य अनुवाद अर्थ और प्रकार, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्या रहेगा, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद क्या होता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साहित्य अनुवाद का महत्व बताइए। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य अनुवाद क्या होता है। ठीक है, या हम देखते हैं साहित्य का अर्थ और उसका स्वरूप क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, सुनो। देखिए, साहित्य शब्द का विग्रह दो शब्दों से किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, साहित्य शब्द का जो विग्रह किया जाता है दो शब्दों से। सहित, सहित का सह जमा हित यानी सहभाव, अर्थात हित के साथ ही साहित्य होता है। साहित्य को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है, लिटरेचर कहा जाता है। इसी का प्रयोग है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई। उत्पत्ति के अगर हम अर्थ देखेंगे, हिंदी भाषा में साहित्य शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए संस्कृत भाषा में वाड्यम यानी अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द का व्यवहार में लाए जाते हैं। ये तीन रूप से इस शब्द की व्याख्या की अपेक्षा की जाती है। इस संदर्भ में सबसे पहले साहित्य शब्द का विचार किया जाए। सबसे पहले हम साहित्य को देखते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धातु यानी क्या धातु से हुए, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है यानी यत प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह साहित्य की उत्पत्ति का अर्थ है सहित आधार, यानी इस आधार पर कहा जा सकता है कि साथ रखना या साथ रखने का भाव से ही साहित्य होता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संतापित हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार साहित्य सहित जमा यति प्रत्यय लग जाने से साहित्य का अर्थ, शब्द और अर्थ यथावत रहते हैं। साथ ही इस प्रकार हम सार्थक शब्दों की मात्र एक नाम साहित्य है। इसके अलावा इस शब्द में हितेन सहसहिति साहित्यम आदि को व्याख्यात किया जाता है। इन दोनों संदर्भों में के अनुसार साहित्य में किसी न किसी रूप में हित के होने से भाव प्रबल होते हैं। यहाँ कल्याणप्रदय अर्थ प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से अंतर्गत की अनुभूति अभिव्यक्ति करने वाली ललित कला काव्य का साहित्य कहलाती है। देखो, साहित्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कहानियाँ होती हैं, जो हमारे कविताएं होती हैं, जो हमारे गीत होते हैं, या उपन्यास हैं, नाटक हैं, इन सब का जो अनुवाद किया जाता है, जो लिटरेचर होता है, इसी को हम कहते हैं साहित्य। और साहित्य अनुवाद का मतलब होता है कि जब ये जो साहित्य लिखे गए हैं इन्हीं का अनुवाद जब किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साहित्य अनुवाद बोला जाता है। तो अब आपके इसमें हम देखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसमें आप देखेंगे साहित्य अनुवाद का, आप इसमें देखेंगे साहित्य की विविध विधाएं क्या है। 4.5 में आ जाएगा, ये क्या रहेगा, साहित्य की विभिन्न विधाएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, साहित्य की विभिन्न विधाओं का विश्लेषण कीजिए। क्या रहेगा था, साहित्य की रचना अनेक रूप से की जाती है, यानी साहित्य की जो रचना की जाती है वह अनेक रूपों से की जाती है। काव्य शास्त्रियों आदि विद्वानों ने अपने ग्रंथों में साहित्य के इन रूपों का वर्णन किया है और साहित्य के रूपों में विधा कहा जाता है। साहित्य की विविध विधाओं में साहित्य के रूप में रूप विधान अर्थात रूपात्मकता, रचना क्रिया का अवलोक देखा जा सकता है। साहित्य के द्वारा व्यक्ति भाव अर्थात मूल विषय के स्तर पर समानता भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब रचना के रूप भिन्न में भिन्नता नजर आती है तो उसे विधा का नाम दिया जाता है। इसी भिन्नता के कारण हम इसे साहित्य की विभिन्न साहित्य विधाओं में रचबस देखने को मिलती है। कोई भी साहित्यकार अपनी कला अनुभूतियों से प्रेरित होकर के अपने विचारों को किसी भी विधा में ढालकर प्रस्तुत करता है। साहित्य के कौन कौन से स्तर हैं, अगर हम साहित्य के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर अगर साहित्य के अर्थों में अगर आप देखेंगे तो साहित्य के कौन कौन से अर्थ हैं, तो कौन कौन से अर्थ हैं। देखिए,
साहित्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है श्रव्य साहित्य, दूसरा होता है दृश्य साहित्य। श्रव्य साहित्य यानी जो साहित्य को हम सुनकर के आनंद लेते हैं, इनको हम श्रव्य साहित्य बोलते हैं। और दृश्य साहित्य होता है जब हम आंखों के द्वारा देख करके उसको आनंद लेते हैं, उसको दृश्य साहित्य बोला जाता है। दृश्य साहित्य में कह सकते हैं जैसे नाटक है, एकांकी है, रेडियो है, रूपक है, फीचर है, इसको हम दृश्य काव्य या दृश्य साहित्य के रूप में कह सकते हैं। अब हम देखेंगे साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं। तो साहित्य की जो पहली विधा है उसको हम क्या बोलते हैं? पद्य विधा। साहित्य की पहली विधा क्या भाई? उसको हम क्या कहेंगे? पद्य विधा। पद्य का मतलब क्या होता है जानते हो? कि जब हम कविता का, भाव का, छंदों पर आधारित रचना कहते हैं, यानी जब हम कविता, कहानी इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? पद्य बोला जाता है। कविता के रूप में लिखी गई साहित्यिक रचनाएं साहित्य कहलाती हैं। पद्य साहित्य होता है, यानी कह सकते हैं कविता के रूप में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है, क्या कविता के रूप में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उनको पद्य साहित्य कहा जाता है। पद्य को कविता अर्थात काव्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कविता के साहित्य को सबसे अधिक सृजनशीलता विधि के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी इसको स्वीकार किया। इसमें चरम सीमा पर पहुंचे मानव मन के आत्मनिर्भर उद्गार को शाब्दिक विस्फोट होता है। कविता की भाषा का व्याकरण सम्मत होना जरूरी नहीं, यानी कविता की जो भाषा होती है, यानी जो हमारी कविताएं होती हैं, वह कविताएं क्या होती हैं? व्याकरण सम्मत नहीं होती है। उनका व्याकरण सम्मत होना कोई जरूरी नहीं है। जो हमारी कविताएं होती है, कविता भाव और छंदों पर आधारित वह रचना है जिसमें क्या होता है? वर्ण होता है, पद होता है, लय होता है, छंद होता है, आदि नियमों से भरी रहती हैं। यानी लय, छंद आदि जो मात्राओं से कविताओं में योजना पर निर्भर करती है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पर क्या होती है? जो आपकी कविताएं होती हैं वो कविताएं डिपेंड करती है। पद्य साहित्य का मतलब होता है जब हम कविताएं जो हमारी होती हैं, ठीक है, कोई भी कविता होगी या जो जैसे हमारी गीत हैं, कविता है, इस जिस प्रकार की लिखी जाती है, इसी को बोला जाता है पद्य साहित्य, इसी को बोलते हैं। यदि हम कविता के अर्थों और स्वरूप पर विचार करें तो कहा जाएगा कि कविता मनुष्य की वाणी का विधान है। आत्म अभिव्यक्ति इसका मूल तत्व होता है जिसमें हम कविताओं को लिखते हैं। इसमें क्या होती है? काव्य में भाव प्रबल भाषा होती है, हमारे कल्पना लोक भाषा पर आधारित होती है। पद्य साहित्य यानी हेलो पद्य साहित्य क्या होता है कि जब हमारी जो कविताएं होती यानी कविता के रूप में जो साहित्य लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पद्य साहित्य बोला जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, जो हमारा गद्य साहित्य होता है। गद्य साहित्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पद्य साहित्य यानी जो हमारी कविताएं होती, कविता के रूप में जितना भी साहित्य लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पद्य साहित्य। अब हम देखेंगे गद्य साहित्य क्या होता है। कविता में देखो, काव्य में छंद, गोयत, तुक आदि का बोधन होता है, तो गद्य में ऐसा नहीं होता है। गद्य लेखन में मात्रा, तुर्कों आदि की आवश्यकता नहीं होती है। लेखन में भाव का प्रवाह लिखता चलता है। वहीं पंक्ति का वाक्य छोटा रहता है तो कहीं अधिक लंबा हो जाता है, ठीक है। साहित्य की अपेक्षा अधिक व्याकरण सम्मत रूप में लिखी गई वह रचना गद्य साहित्य कहलाती है, जो छंद से निरपेक्षित होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस रचना में छंद आदि का कोई निश्चित बंधन नहीं होता है वह गद्य कहलाता है। यह साहित्य हमें कथा और कथोत्तर रूप में उपलब्ध होता है। किसमें? कथा और कथोत्तर रूप में यह उपलब्ध होता है। जैसे काव्य यानी कविता की भांति गद्य में भी व्यक्ति की कल्पना, अनुभूति, विचार, भाव, संवेदना आदि के तत्व सघन रूप से क्या होते हैं? इसमें विद्यमान पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? आदि तत्व जो होते हैं इसमें सघन रूप में विद्यमान होते हैं। गद्य रचनाओं में शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है। इसके संदर्भों में यह विशेष है कि इसमें जो रचनाएं की जाती हैं, इसमें यह विशेष होता है कि इसमें जो भी रचनाएं की जाती हैं, ठीक है, यानी गद्य साहित्य में क्या होती है? जो भी रचनाएं की जाती है उसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाता है, यानी इसकी जो भाषा होती है व्याकरण सम्मत होती है। गद्य साहित्य क्या होता है? जैसे कहानी है, उपन्यास है, लघुकथा है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। यानी कह सकते कविता, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी आदि तरह जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गद्य साहित्य बोला जाता है, ठीक है। गद्य साहित्य इसको क्या बोला जाएगा? गद्य साहित्य हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पद्य साहित्य क्या होता है और गद्य साहित्य क्या होता है। ये आपके लिए क्या
रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि गद्य साहित्य क्या होता है और पद्य साहित्य, यानी क्या कह सकते हैं कि जो हमारा गद्य साहित्य होता है कि गद्य साहित्य क्या है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, लघुकथा है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये हमारा क्या है, गद्य साहित्य है। पद्य साहित्य क्या होता है, जो कविताएं होती हैं उनको हम पद्य साहित्य बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, साहित्य अनुवाद का अर्थ और प्रकार बताइए। अगला जो आपका रहेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, साहित्य अनुवाद का अर्थ और उसके प्रकार बताइए। यानी जो साहित्य अनुवाद होता है उसका अर्थ क्या, उसके प्रकार क्या। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनिए, क्या है, साहित्य अनुवाद के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। देखो, स्रोत भाषा में लिखित साहित्य को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने वाले साहित्य को साहित्य अनुवाद कहते हैं। यानी स्रोत भाषा, यानी कोई अगर कविता लिखी गई है तो उसकी मूल भाषा से जब दूसरी भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसको लक्ष्य भाषा में, यानी जो लक्ष्य करके लिखा जाता है, इस यानी साहित्यिक चीज़ों को, जैसे कोई कविता है, कोई कहानी है, कोई निबंध है, कोई नाटक है, उसको क्या, जब साहित्यिक रूप से लिखा जाता है उसी को कह सकते हैं साहित्य अनुवाद बोला जाता है। साहित्य की विधाओं में जैसे कविता है, लघुकथा है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है, निबंध होता है, रेखा चित्र है, समीक्षा है आदि, साक्षात्कार भी होते हैं। साहित्य कृतियों में अनुवाद सामान्य अनुवाद से उच्चतर होता है। यानी जो साहित्यिक अनुवाद होता है वह सिंपल जो अनुवाद होता है उससे थोड़ा उच्चतर माना जाता है, उससे थोड़ा बेहतर माना जाता है। साहित्य अनुवाद कार्य में सभी रूप जैसे भावनाओं का, संस्कृतियों, बारीकियों तथा स्वभाव, अन्य सूक्ष्म तत्वों के अनुवाद करने के समक्ष, यानी जब साहित्यिक अनुवाद किया जाता है तो वह कैसा अनुवाद होता है, उसमें भावनाओं का, संस्कृतियों का, बारीकियों का और स्वभावों का के आधार पर के अनुवाद को समक्ष होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य अनुवाद वास्तव में संभव नहीं, यानी कई सारे लोगों का मानना है कि जो साहित्य अनुवाद होता है वह संभव नहीं है। दो संस्कृतियों के बीच अनुवाद रूपी पुल के निर्माण में साहित्य अनुवाद की भूमिका सबसे अधिक है। यानी जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है, दो संस्कृतियों को समझने के लिए साहित्य अनुवाद जो होता है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सरल सा कारण है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र का साहित्य उस संस्कृति की कला की रीतियों को प्रतिनिधित्व करता है। यह भी कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। बस यही चीज़ है कि जो साहित्य अनुवाद को बेहद उत्तरदायी और कठिन कर्म बनाती है। किसी भी एक साहित्यिक कृति का उसकी मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय कितनी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, ये सभी सावधानियाँ सांस्कृतिक भिन्नताओं के चलते समस्याओं का रूप लेती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक भिन्नता को समाप्त करने के लिए भाषा को मूल भाषा की रचना में अभिव्यक्त करता होता है। भाव और उसके अन्य विधाओं को सटीक रूप से लक्ष्य भाषा में उतारना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि लक्ष्य भाषा में उतरी कृति गढ़ी गई सहज में आत्मीय लगे। साहित्य की विभिन्न विधाओं में किसी भी एक भाषा में रचे गए सृजनात्मक साहित्य को किसी दूसरी भाषा में अंतरित किया जाता है तो वह साहित्य अनुवाद। यानी क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना, साहित्य अनुवाद किसे कहा जाता है, साहित्य की विभिन्न विधाओं में किसी भी एक भाषा में, यानी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं किसी एक भाषा में रचे गए जो साहित्य होता है, जब उसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो वह साहित्य अनुवाद कहा जाएगा। जिस प्रकार एक भाषा में साहित्य सृजन अलग अलग विधाओं में किया जाता है, उसी आधार पर सृजनात्मक साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद की विधिवत अलग अलग नामों से संबोधित होता है। ध्यान, जैसे गद्यानुवाद होता है, पद्यानुवाद होता है, यानी नाट्यानुवाद होता है। यानी अनुवाद की भी क्या है, कई प्रकार की विधाएं। गद्यानुवाद यानी जब गद्य का अनुवाद किया जाता है, पद्यानुवाद जब पद्य का अनुवाद किया जाता है, जब नाटकों का अनुवाद किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, नाट्यानुवाद कहा जाता है। साहित्य की कथा और कथोत्तर विधाओं में रचित साहित्य को भी इसी प्रकार से संबोधित किया जाता है। साहित्य अनुवाद के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यह है कि साहित्य की प्रत्येक विधा अपना अलग अलग, यानी साहित्य की जो प्रत्येक विधाएं होती हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, अपनी एक विशेषता होती है। इसी तरह विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य का अनुवाद भी अलग अलग विशेषताओं लिए होता है। अगर अनुवादक को प्रत्येक विधा विशेष की विशिष्टता और उसके लक्षण को ढाल करके प्रस्तुत किया जाए तो अल्प ज्ञानता यानी कर्म ज्ञान है तो वह मूलतः अनुवादक की सीमा कही जाएगी, न साहित्य अनुवाद का असंभव कार्य है। आगे देखिए, वस्तुतः अनुवादक को बोध विषय की विषय वस्तु और
अंतर्वर्ती भावनाओं को ग्रहण करने में कलात्मक अनुरूप में पहुंचते हैं और कथनक वर्णन चित्रक शैली में विशेषता। देखो क्या होता है कि जब साहित्य अनुवाद किया जाता है, क्या करें कि जब साहित्य अनुवाद किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि साहित्य अनुवाद का मतलब क्या होता है कि जब किसी कविता का, कहानी का, निबंध का, नाटक का जब हम अनुवाद करते हैं तो क्या होता है, साहित्य अनुवाद बोला जाता है। और साहित्य अनुवाद का करते समय दो संस्कृतियों का मिलन होता है, क्योंकि एक जो साहित्य होता है वह एक संस्कृति का होता है और साहित्य अनुवाद करते समय हमें दोनों भाषाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और साहित्य अनुवाद करते समय हमें सिर्फ शब्द अनुवाद नहीं बल्कि भावों का भी अनुवाद किया जाता है, दो संस्कृतियों का। यानी साहित्य अनुवाद करते समय हमें जो अनुवादक है उसको विशेष प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साहित्य अनुवाद जो होता है अगर उसमें कोई भी गलती की तो साहित्य अनुवाद क्या होगा, उसका जो पूरा अर्थ है वह पूरा बदल जाएगा, उसका अर्थ क्या होगा, पूरा दूसरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। यानी अर्थ का कह सकते हैं कि अनर्थ भी हो सकता है। यानी साहित्य अनुवाद करते समय हमें विशेष प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। जो भी साहित्य अनुवाद होता है उसकी जो शैली है दूसरी भाषा में जब उसको हम पुनर्सर्जना करें कि यानी जो हमारा अनुवादक है उसमें पुनर्सर्जना करने की क्षमता होनी चाहिए और अनुवाद करने की उसमें जो क्षमता होती है, सृजनात्मकता होती है, वह सृजनात्मकता हमारे अनुवादक में होनी चाहिए। अगर हमारे अनुवादक में वह सृजनात्मकता नहीं रहेगी तो हमारा जो अनुवादक होगा वह साहित्य का जो अनुवाद करेगा वह ठीक ढंग से या अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। साहित्य विधा में अंतर का कारण यही है कि कहीं न कहीं अनुस्थित स्थूल होती है और कहीं पर अपेक्षाकृत सूक्ष्म होती है। अनुभूति की यह सूक्ष्मता, तरलता अमूर्त अनुवादक को द्वारा दूसरी भाषा में समांतर उद्बद्ध कर्म होता है या अपेक्षाकृत जटिल बना देती है। वैसे साहित्य अनुवाद चाहे वह गद्य साहित्य हो चाहे वह पद्य साहित्य हो, समांतर अनुभूति के द्वारा करने में सफलता प्राप्त करने में ही साहित्य अनुवाद की सफलता है। यानी जब हम गद्य का और पद्य का दोनों का ही सरलता पूर्वक अनुवाद कर लेते हैं तब उसे हम साहित्य अनुवाद की सफलता माना जाएगा। लेकिन इस सफलता की तभी उपलब्धि होगी जब अनुवादक को साहित्य की विधा की विशेषता का बोध होगा। यानी साहित्य का अनुवाद करते समय हमें साहित्य की जो विशेषताएं होती हैं उसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। उस विशेषता की दूसरी भाषा में साहित्य की विधा में तभी सार्थक तरीके से हम अनुवाद कर पाएंगे। यानी साहित्यिक अनुवाद करते समय हमें विशेष प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। हमें दोनों प्रकार की भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान रहेगा तभी हम साहित्यिक अनुवाद को कर पाएंगे। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद में समानता और असमानता बताइए। यानी ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद क्या है। यानी अब हम देखेंगे ज्ञानात्मक और सृजनात्मक अनुवाद में समानता क्या होती है और असमानता क्या होती है। तो इसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद में समानता और असमानता के कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए, सृजनात्मक और ज्ञान विज्ञान के साहित्य को अनुवाद की दो विभिन्न विधाओं में कुछ एक समांतर नियम लाए जाते हैं। देखो, सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य का सृजनात्मक ढांचा समान है। यानी जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है, जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य होता है, उन दोनों का जो ढांचा होता है वह समान होता है। जैसे अंग्रेजी में वाक्य संरचना में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम व्यवस्थित आधार पर आधारित होता है, यही वर्ण क्रम व्यवस्था अंग्रेजी में रचित दोनों प्रकार के साहित्यों में देखी जाती है। हालांकि काव्य सर्जना में क्रम व्यवस्था का पालन करना जरूरी नहीं होता है, फिर भी अनुवादक इसे ध्यान में रख करके ही अनुवाद करता है। इसी तरह वह विराम शब्दों को चिन्हों की प्रकृति के अनुसार पूरा ध्यान रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों प्रकार के अनुवादों में लक्ष्य भाषा की सृजनात्मकता घटकों को ही तहत विशेष किया जाता है। अवतरण के लिए उपयुक्त प्रयासों की तलाश की जाती है और उन्हें दूसरी भाषा में सार्थक तरीके से पुनर्गठित करके प्रस्तुत किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, अनुवादक के समक्ष मूल की शैलीगत विशेषता को बनाए रखने की अनिवार्यता होती है। यानी जब अनुवाद किया जाता है तो उसकी जो मूल शैली है उस शैली को बनाए रखने के लिए अनुवादक की विशेष अनिवार्यता होती है। हालांकि शैली की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान के साहित्य में अनुवाद को कम
समस्या आती है। जबकि सृजनात्मक साहित्य में अगर देखेंगे तो विशेष तौर पर काव्य अनुवाद की शैली में करते समय अनुवाद में, यानी जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य होता है वह तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब हम सृजनात्मक साहित्य करते हैं और उसमें भी जब हम काव्य अनुवाद करते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक भाषा में व्यक्त विचारों का, नेक्स्ट देखिए, एक भाषा में व्यक्त विचारों का, आगे देखिए, एक भाषा में जो व्यक्ति विचारों का, भावों का, संवेदनाओं को इतर भाषा में निकटतम, सहज या समतुल्य अभिव्यक्त करना अनुवाद की मूल अवधारणा में निहितार्थ है। यह दोनों प्रकार के अनुवादों पर लागू होता है। आनंद के साहित्य के अनुवादक की जो आवश्यकता, महत्व, प्रासंगिकता, प्रक्रिया, पूर्वाक्षाएं, समस्याएं, सीमाएं, भावनाएं, जिन कारणों से आवश्यकता पड़ती है वह सभी ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में पूर्व इच्छाएं हैं। दोनों ही प्रकार के अनुवादक में हूबहू उथल न किया जाए तो न ही संभव होगा। वहीं शब्द और अर्थ के स्तर पर दोनों प्रकार के अनुवादकों की समस्या की विशेष महत्व है और साथ ही निकटतम सहज में समतुल्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या रहेगा आपका, पाठक वर्ग को ध्यान में रख कर के दोनों प्रकार की सामग्री का अनुवाद आवश्यक है। यानी चाहे आप ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद करें या चाहे आप ज्ञानात्मक अनुवाद करें या सृजनात्मक अनुवाद करें, हमें पाठक वर्ग हमारा जो है वह पाठक कैसा है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। अगर पाठक छोटी आयु वर्ग का है तो सामान्य शिक्षित व्यक्ति इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना सामग्री का गहन गंभीर भाषा में शैली में अनुवादित करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वह अनुचित पाठ में वर्ग के लिए सहज संप्रेषण है। यानी क्या होता है कि जब हम ज्ञानात्मक या सृजनात्मक अनुवाद करें तो हमारा जो पाठक है वह कौन सी वर्ग का है, वो उसकी आयु कितनी है, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यानी जो हमारा पाठक वर्ग है उसकी आयु कितनी है, वह कितने वर्ष का है, यह हमारे लिए ध्यान देने योग्य रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा आपका, पाठक वर्ग रहेगा। दूसरा कह सकते हैं संप्रेषण अनुवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी जो अनुवाद होता है उसका एक बात को लंबी दूर तक पहुंचाने, यानी जो अनुवाद होते हैं वह संप्रेषण, उसमें संप्रेषण मुख्य होता है। यह दोनों प्रकार के साहित्य तथा अनुमोदित सामग्री में अभिव्यक्त की सहजता का बनाए रखने के लिए होता है। इसके लिए लेखक के अभिव्यक्त को समझना भी जरूरी होता है ताकि अनुवाद का सही पर्याप्त चुनकर किया जा सके। अगर अनुवादक मूल अभिप्राय को समझ नहीं पाता है तो वह भूल कर जाता है। यह भूल साहित्य अनुवाद में बहुत हानिकारक रूप से नजर आती है। ज्ञानात्मक साहित्य में अनुवाद में जटिल भाषा का प्रयोग के रूप में आता है। बता रहे हैं कि जब अनुवाद किया जाए, चाहे ज्ञानात्मक अनुवाद करो चाहे आप सृजनात्मक अनुवाद करो, तो दोनों अनुवाद करते समय जो संप्रेषण है वह संप्रेषण हमें सही ढंग से करना चाहिए। क्योंकि जिन बातों को हम संप्रेषित करें वह उनमें कठिन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, ताकि आम जो जनमानस है उसका, यानी अनुवाद के जरिए हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे दूरी तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। इसलिए क्या होता है कि जब हम ज्ञानात्मक अनुवाद करें या सृजनात्मक अनुवाद करें तो उसमें संप्रेषण जो है वह अच्छे से होना चाहिए। यानी उसका जब हम संप्रेषण करें तो उसमें आसान शब्दों का यूज करना चाहिए, कठिन शब्दों का यूज करना चाहिए। आम जो सामान्य है, जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में हमें क्या करना चाहिए, उस अनुवाद को करना चाहिए। यानी जो हमारा जो जनसामान्य व्यक्ति है वह जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में हमें अनुवाद करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे असमानता के आयोग क्या है। नेक्स्ट क्या है, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में असमानता क्या है, यानी अंतर क्या होता है। यानी अब हम अंतरों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले व्यवहारिक धरातल पर देखने पर साहित्यिक और ज्ञानात्मक साहित्य तथा उनके अनुवाद में अंतर होता है। चूंकि प्रत्येक विषय की अपनी विशेषता होती है, इसी कारण विषय के अनुवाद में विशिष्टता, प्रकृति होती है, महत्ता होती है, समस्या और सीमाएं होती हैं। इसी आधार पर ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद में, साहित्य अनुवाद में जो निकट विभाजक होते हैं, देखो सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में तथ्य और भाव के स्तर पर अंतर पाया जाता है। यानी चाहे आपका जो सृजनात्मक होगा अनुवाद होगा या ज्ञानात्मक अनुवाद होगा, उसमें तथ्य और भाव के स्तर पर अंतर होता है। यानी तथ्य और भाव का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ज्ञानात्मक साहित्य में सूचनाएं, संकल्पनाएं,
तथ्य के रूप में ज्ञान समाहित होता है, इसकी प्रधानता होती है। उसी प्रकार से जो साहित्यिक सृजनात्मक होता है उसमें आनंद का साहित्य होता है। उसमें क्या होता है? आनंद का साहित्य होता है या आनंद की अनुभूति कराई जाती है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, दोनों प्रकार के साहित्य सृजना के लिए मानसिकता के स्तर पर अंतर पाया जाता है। यानी दोनों प्रकार का, चाहे आपका चाहे ज्ञानात्मक साहित्य है या सृजनात्मक है, दोनों में अगर मानसिकता के स्तर पर देखेंगे तो अंतर पाया जाता है। सृजनात्मक साहित्य में सृजनात्मकता प्रतिभा की अपेक्षा होती है और ज्ञानात्मक में सृजनात्मकता ज्ञान की मानसिकता की होती है। यानी जब चाहे आप ज्ञानात्मक देखोगे तो उसमें जो सृजनात्मकता है वह ज्ञान के अनुरूप होगी, ज्ञान की मानसिकता। और जो सृजनात्मक होता है उसमें सृजनात्मकता क्या होगी? उसका सृजना कितना है उसके आधार पर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों प्रकार के, यहां पर देखिएगा, ठीक है, दोनों प्रकार के अनुवादक के प्रेरक कारकों में स्तर में भिन्नता मिलती है। यानी दोनों प्रकार के जो अनुवादक होते हैं उनके प्रेरक कारकों में स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। यह स्वीकार किया जाता है कि लेखन के मूल में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ज्ञान का प्रसार करना ज्ञान के साहित्य का मूल उद्देश्य होता है। सृजनात्मक साहित्यकार की दृष्टि से यह कारण मनोरंजन, स्वतः सुखाय और धन कामिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपका अगला क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा, अनुवादक को साहित्यिक सामग्री का अनुवाद करते समय विषय ज्ञान कर्म और वह विषय का अज्ञानी हो तो अनुवाद कर सकता है। यानी जब हम साहित्यिक अनुवाद करें तो उसे विषय का ज्ञान हो या कर्म का ज्ञान नहीं हो, फिर भी वह अज्ञानी हो, तब भी अनुवाद का काम कर सकता है। केवल दोनों भाषाओं में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का समुचित ज्ञान होना उसके लिए अनुवादक के लिए सहायक सिद्ध होगा। लेकिन जहाँ तक ज्ञान विज्ञान की सामग्री का अनुवाद का संबंध है तो अनुवादक को न केवल स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जानकारी आवश्यक है बल्कि विषय का समुचित और व्यापक और समय ज्ञान भी होना जरूरी है। यानी कह सकते हैं जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है उसमें व्यक्ति अज्ञानी है फिर भी अनुवाद कर सकता है, बस दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य होता है उसका जो अनुवाद होता है उसमें दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उस विषय की जानकारी भी उसे अनुवादक के लिए होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट देखिए, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य में भाषा की कलात्मकता के स्तर पर भिन्नता होती है। यानी हमारा जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है, जो सृजनात्मक साहित्य होता है, उसमें भाषा की कलात्मकता के स्तर पर भिन्नता पाई जाती है या आप कह सकते हैं अंतर पाया जाता है। दोनों की भाषाओं की प्रकृति में स्तर पर अंतर होता है। ज्ञानात्मक साहित्य बिंबों, प्रतीकों तथा भाषिक दक्षता के विविध उपकरणों की सुसज्जित ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति होता है। बिंबों, प्रतीकों आदि के माध्यम से साहित्य की भाषा में लक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता हमें वहाँ पर देखने, यानी भाषा के अंतर पर जो आपका ज्ञानात्मक साहित्य होता है, जो आपका सृजनात्मक साहित्य होता है, उन दोनों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? अनुवाद में कुछ जोड़ने छोड़ने के स्तर पर अंतर को रेखांकित किया जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि जब ज्ञानात्मक साहित्य होता है, जो सृजनात्मक अनुवाद होता है, उसमें कई बार कुछ जोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ कई बार छोड़ दिया जाता है। इसमें भी क्या होता है? अंतर पाया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि अनुवादक को मूल भाषा में कुछ भी छोड़ने या कुछ भी अधिक जोड़ने का अधिकार नहीं है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो भाषा की सृजनात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए लेखक कई बार अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को जोड़ देता है और कई बार अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। यानी ज्ञानात्मक जो ज्ञानात्मक साहित्य है उसमें अनुवाद का एक लक्षण होता है, वह विषय परक होता है। यानी जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है उसका जो अनुवाद होगा वह विषय परक होता है और जो सृजनात्मक अनुवाद होता है वह भाव परक होता है। यानी वो भावों को ज़्यादा महत्व देता है और भावों के अकॉर्डिंग ही क्या होता है? वह चलता है और भावों के अकॉर्डिंग हो अपना कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य में परिव्यक्त अंतर में शब्दों का स्तर पर रेखांकित किया है। यानी ज्ञानात्मक साहित्य की शब्दावली की अपनी विशेषता होती है जिसमें शब्दार्थ की सुनिश्चितता होती है। एक अर्थ के एक ही अर्थ होते हैं, यही विकल्पों की उपलब्धता नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं में न केवल भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं बल्कि साधारण प्रचलित
शब्दों तक भी अन्न रखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अब यानी कह सकते हैं कि जो हमारा, अगर आप देखोगे जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है, ठीक है, जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है उसमें एक ही शब्दावली यूज की जाती है, लेकिन जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है, ठीक है, जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है उसकी जो शब्दावली होती है, उसकी जो डिक्शनरी होती है, उसमें एक शब्द के कई मतलब या कई बार कई रीजन होते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं। यानी सृजनात्मक और जो आपका ज्ञानात्मक साहित्य होता है उसमें अगर देखोगे तो कई प्रकार का उसमें क्या होगा, आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आपका चाहे ज्ञानात्मक साहित्य होगा, जो आपका सृजनात्मक साहित्य होगा, उसमें क्या होता है, उसमें कई प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ध्यान से देखिएगा, समीकरणों, संकेतों और प्रतीकों और विशेष चिन्हों के प्रयोग पर भी अंतर होता है। यानी क्या होता है, जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है, जो सृजनात्मक साहित्य होता है, उसमें संकेतों का, प्रतीकों का और विशिष्ट चिन्हों के आधार पर भी हमें अंतर और भिन्नता देखने को मिलती है। ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य की भाषा में प्रवृत्ति में अंतर होता है। दोनों प्रकार के साहित्य के अर्थ में भिन्नता आती है। ज्ञानात्मक साहित्य की तथ्यपरक होता है, एकताकता बनाए, यानी अर्थादेश, अर्थ विस्तार देता है। वहीं अगर देखोगे जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य होता है, गाय सीधेपन में व्यक्त नहीं करती, कुत्ता वफादारी, कमीनेपन नहीं दर्शाता, उल्लू मूर्खता का आज्ञा नहीं है। इसी प्रकार यानी कह सकते हैं कि भाषा के स्तर पर भी कह सकते हैं ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य में क्या होता है, अंतर हमें देखने को मिलता है। यानी ज्ञानात्मक और जो हमारा सृजनात्मक साहित्य होता है उनमें कह सकते हैं कि हमें कई प्रकार के क्या होते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं। अब भाषा के विकास की दृष्टि से साहित्य अनुवाद का क्या महत्व है, अब हम देखेंगे जो हमारा साहित्य अनुवाद होता है उसका क्या महत्व है। ठीक है, क्या सृजनात्मक साहित्य, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्या साहित्यिक अनुवाद का महत्व क्या है। 4.10 देखिए, ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। भाषा के विकास की दृष्टि से साहित्य अनुवाद का क्या महत्व है। देखिए, अनुवाद मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुआ है। यानी जो अनुवाद है वह मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुई एक तकनीकी है, जिसका आविष्कार मनुष्य ने बहुभाषिक स्थिति की विडंबनाओं से बचने के लिए किया। यानी बहुभाषिक जो स्थिति होती है उसकी विडंबनाओं से बचने के लिए क्या, वर्तमान युग में, वर्तमान जो हमारा युग है अनुवाद का युग है, वर्तमान युग में अनुवाद की मांग कार्य क्षेत्र के उत्तरार्ध वृद्धि हो रही है। इससे विभिन्न भाषाओं के बीच में दूरी कम हो रही, प्रांतीय भाषाओं में रचित साहित्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मिल रहा है। इससे एक भाषा की सामग्री एक अधिक भाषाओं में हमें देखने को मिलती है, जिससे भाषा की सामग्री अधिक भाषाओं। साहित्य अनुवाद की महत्ता के संदर्भ में निम्न साहित्य अनुवाद क्यों महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित पॉइंटों के आधार पर हम समझ सकते हैं। यानी जो साहित्य अनुवाद होता है उसका महत्व क्या है, उसके महत्व को हम निम्नलिखित चीज़ों के जरिए हम साहित्य अनुवाद जो हमारा होता है उसको समझ सकते हैं। पहला महत्व क्या है, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के, यानी जो साहित्य अनुवाद होता है वह राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता के पल्लवन में साहित्य अनुवाद की सार्थक भूमिका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न भाषा भाषियों में व्याप्त अनेकता को बीच में प्रवाह की एकता को बताता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा साहित्य अनुवाद होता है वह राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में बहुत हमारी मदद करता है। साहित्य अनुवाद भारतीय जनमानस में एकता, समानता की उच्च भावना का संचार करता है। भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य की परंपरा को इस का उद्घाटन करती है। सभी भाषाओं के मूलतः भावनात्मक एकता ही है। उत्तर भारत में जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वहीं तमिल में कंबन, मलयालम में मंचू, बंगाल में इतिकवि और असमिया में शंकर देव, उड़िया में बालक्रम, मराठी में एकनाथ ने राम कथा की रचना की। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में हिंदी के कबीर, पंजाबी में नानक देव, मराठी के ज्ञानेश्वर नामदेव, कश्मीरी के लल्लेश्वरी, सिंधी के सामी, तेलुगु में वामन ने जनमानस का संदेश दिया। यानी कह सकते हैं कि जो अनुवाद होता है, यानी जो अनुवाद होता है वह देश की एकता और अखंडता को जोड़ने में बहुत मददगार होता है। किसी भी नेक्स्ट क्या रहेगा, किसी भी भाषा की श्रेष्ठ महान साहित्यिक कृतियों में के प्रति विश्व मानव की जिज्ञासा भाषा भाषियों के अनुवाद के अनुसार ही
आधार बनाती है। साहित्य अनुवाद की अन्य भाषाओं में उपलब्ध महान साहित्यिक कृतियों को अपनी भाषाओं में, साहित्य अनुवाद की अन्य भाषाओं में उपलब्ध महान साहित्य कृतियों में भाषा के पाठक को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वह उत्तम कृतियों के पाठ पाठन का आनंद ले सके, उसका वाचन कर सके। इसी कारण शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय आदि विश्व विख्यात साहित्यकारों की कृतियां विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। इस प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद आदि की रचनाएं केवल भारतीय भाषा में ही नहीं बल्कि अनेक विदेशी भाषाओं में भी उनको अनुवाद किया जा रहा है। इसी का परिणाम रहा है कि कह सकते हैं महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे पढ़कर जहां जर्मन के कवि गोटे ने शिवलिंगम की भी उन्होंने अनुवाद करने का काम किया। यानी कह सकते हैं जो हमारा अनुवाद है, ठीक है, जो अनुवाद है वह कई प्रकार की चीज़ों में देखोगे तो अनुवाद कैसे, यानी जो साहित्य होता है जब उसके कई सारी भाषाओं में अगर किसी देश के साहित्य का किया जाता है तो क्या होता है, उस देश की भाषा, उस देश की संस्कृति और उस देश के कल्चर का विकास होता है। यानी जो अनुवाद होता है वह हमारी सभ्यता संस्कृति को गौरव कराने में काम करता है। नेक्स्ट रहेगा भाषा और साहित्य का संस्कृति की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी भाषा और साहित्य में संस्कृति की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य वह माध्यम है जिसके जरिए समाज, संस्कृति, मान्यताओं और विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है, जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए अनुवाद संस्कृति के विकास में, यानी जो अनुवाद जब होता है तो देश विदेश की, यानी जो देश की संस्कृति होती है उसका बड़ा माध्यम है। एक भाषा का साहित्य मौखिक अथवा लिखित किसी दूसरी भाषा में, किसी तीसरी चौथी भाषा में स्थान से पता चलता है। साहित्यिक यात्रा का निरंतर चलता चक्र यह संस्कृतियों और सभ्यताओं के विकास में बहुत गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय ग्रंथों के अनुवाद से पूर्वी एशिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, अन्य देशों में बौद्ध धर्म का, संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अरबों ने गणित शास्त्र, खगोल विज्ञान और आयुर्वेदा से कह सकते हैं भारतीय ग्रंथों से अनुवाद किए। भारत और पूरब के साहित्यिक संस्कृतियों का आदान प्रदान, यानी कह सकते हैं जो साहित्य होता है वह संस्कृतियों का, जो अनुवाद होता है वह संस्कृतियों का आदान प्रदान करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है और बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। साहित्य अनुवाद का भाषा के विकास में, यानी जो साहित्यिक अनुवाद होता है भाषा के विकास में दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद के प्रसार से विभिन्न देशों में भाषाएं, अन्य भाषाओं की शब्दावली प्राप्त होती है ताकि सार्थक अनुवाद के प्रयोजन सिद्ध हो सके। अनुवाद के प्रयोजन में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की जहां मूल अंगीकरण प्रवृत्ति झलकती है, यानी इसमें जो कह सकते हैं कि जो हमारी मूल भाषाएं हैं उनकी क्या होती है, उनकी यहाँ पर प्रवृत्ति हमें झलकती है, वही अनुकूलता की प्रवृत्ति नजर आती है। जैसे हिंदी में प्रयुक्त होने वाला मुआवजा, कुर्की, जुर्माना, उर्दू में है कंप्यूटर, स्कूल, कॉलेज, रेलवे, यानी कह सकते हैं जो अनुवाद होता है वह किसी भाषा के एक जो शब्द होते हैं उसके कई सारे शब्दों की अन्य भाषा में बता देता है, जिससे क्या होता है कि भाषा का विकास होता है। यानी अनुवाद से कहता है कि हमारी जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है उसका भी क्या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा विकास होता है। साहित्यकार की मनोभूति से जुड़ने पर आत्मविचार के स्वर का आधार अनुवाद ही होता है। साहित्य अनुवाद मानव जीवन की, उसके भाव के विचारों को तार्किक अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। रचनाकार अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता से अपने भाव को भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं, जिन्हें समझने के लिए अनुवादक को अपनी मनोभूमि के तौर पर साहित्यिक की मनोभूमि से जोड़ने का कार्य करना पड़ता है। लेखक के वैचारिक तरातल पर गहन प्रवेश करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, विश्व साहित्य की अवधारणा को अमूर्त रूप प्रदान करने के आधार में, यानी विश्व साहित्य को सफल बनाने में जो अनुवाद है, अनुवाद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जर्मन कवि गोटे ने जहां कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद को पढ़ करके विश्व साहित्य की संकल्पना विकसित की, वहीं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संकल्पना से अपना समर्थन प्रदान किया। विश्व साहित्य की इस संकल्पना पूरा विश्व और संपूर्ण साहित्य एक हो जाता है। यानी साहित्यिक से क्या होता है कि विश्व की जो अनेक कृतियाँ होती, जैसे हमारी, जैसे विश्व की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विधाओं में रचित साहित्य में हम कह सकते हैं अनुवाद की जो महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण, महाभारत, गीता, पंचतंत्र,
उपनिषद आदि भारत के अनेक दार्शनिक, धार्मिक और ज्ञान विज्ञान के साहित्य के विषयों में भाषा के अनुवाद में साहित्य को संपदा में हमें देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जो अनुवाद है वह हमारी कई प्रकार के जो विश्व की रूप है उनमें भी क्या करता है, परिचित करवाने में क्या करता है, जो अनुवाद होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुवाद ही वैश्विक सामाजिक संस्कृतियों से परिचित करवाता है। यानी अनुवाद के जरिए हम तमाम देशों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उन कल्चर, उन सभ्यताओं के जरिए, अनुवाद के जरिए ही हम जान पाते हैं। यानी अनुवाद इसमें भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, आज हम लोग क्या इंग्लैंड के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, अमेरिका के बारे में, चीन के बारे में, जापान के बारे में, तो कैसे जानते हैं? क्योंकि अनुवाद के जरिए ही हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं उनके बारे में क्या होते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ होती है वह हमें मिलती है। अनुवाद भारतीय साहित्य की एकता के उद्घाटन में रचनात्मक भूमिका निभाता है। यानी जो अनुवाद होता है वह साहित्य की एकता में, यानी साहित्य को एकजुट करने में क्या होता है, वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी अनुवाद जो होता है वह अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। भारतीय साहित्य में वास्तव में विभिन्न भारतीय भाषाओं में सृजित साहित्य का सामूहिक नाम है। यदि हिंदी साहित्य उन सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य है जो इस देश में बोली लिखी जाती हैं, तो भारतीय संस्कृति, समाज और उसकी संवेदना में विविध रूपों में अभिव्यक्त होती। यानी कह सकते हैं कि जो अनुवाद होता है वह देश की विभिन्न भाषाओं को भी कह सकते हैं, उनको बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में क्या करता है, अनुवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुवाद इन सभी कार्यों में क्या करता है, वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुवाद तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। यानी जो अनुवाद होता है, जो तुलनात्मक साहित्य होता है, उसको भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा को जानने वाले अन्य भाषियों की साहित्यिक उपलब्धियों से परिचित होते हैं। इससे तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन और अनुसंधान के नवीन आयाम, नए संदर्भ, नई दिशाएं नियंत्रित होती हैं। वस्तुतः तुलनात्मक अध्ययन की आधारभूत धुरिया है अनुवाद है। तुलनात्मक अध्ययन करके मनुष्य के सीमित ज्ञान का विस्तार हुआ है। अनुवाद के कारण ही एक भाषा के साहित्य का साहित्यकार दूसरी भाषा के साहित्यकार से, एक राष्ट्र के साहित्य का अन्य राष्ट्रों के साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन क्यों मूर्त मिला है। कबीर और बसवेश्वर का साहित्य, सूर और नरसिंह मेहता का साहित्य, कृष्ण भक्ति आदि कितने ही साहित्यकार उनकी संस्कृत कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी जो साहित्य, यानी साहित्यिक जो अनुवाद है उससे क्या होता है कि तुलनात्मक साहित्य को भी मिला है। इससे भाषा का, संस्कृति का और तमाम तरह के साहित्य को भी बहुत ज़्यादा बल मिला है। तो ये चौथा चैप्टर था, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा बता दिया। चौथे चैप्टर में कह सकते हो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्ञानात्मक और साहित्य अनुवाद क्या है, साहित्य अनुवाद की कह सकते हैं कि जो हमारा साहित्य अनुवाद होता है उसका महत्व क्या है, ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और साहित्य अनुवाद, साहित्य जो अनुवाद होता है उसकी कौन कौन सी विधाएं हैं, ये भी क्या रहेगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य में समानता और असमानता रहेगी। साहित्य अनुवाद का अर्थ बताते हुए इस पर प्रकाश डालिए। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये चौथे चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है।